हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। करंट अफेयर्स की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है यूपी के आरओ और एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की है। उस सीरीज का ये प्रैक्टिस सेट 2 है जिसमें हम अगले 50 क्वेश्चन 1 से 50 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें 51 से 100 तक हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि बता चुके हैं, ये करंट के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है जो परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से, जो इस सीरीज का 51वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, रूस ने अमेरिका के साथ अपनी किस संधि में अपनी सहभागिता को पार्टिसिपेशन को निलंबित या सस्पेंड कर दिया है? ऑप्शन है स्टार्ट 1, न्यू स्टार्ट, स्टुअर्ट और शॉर्ट। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये रूस और अमेरिका के बीच एक न्यू स्टार्ट नाम से संधि है जिसका फुल फॉर्म है न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जिसके तहत इन दोनों देशों को क्या करना है, क्रमिक रूप से अपने बीच के जो सामरिक हथियार हैं, ठीक है, जो वेपन्स हैं, उनको कमी लाना है उनमें और उनकी संख्या को सीमित करने के लिए एक संधि हुई थी। ठीक है, जो ये संधि हुई थी ये 5 फरवरी 2011 को लागू हुई थी, लेकिन अभी इन्होंने कुछ दिनों पहले ये संधि को रूस ने अपनी तरफ से सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 24 वर्षीय चेस प्लेयर या शतरंज खिलाड़ी जिन्होंने जर्मनी के इंटरनेशनल मास्टर इल्जा स्नाइडर, ठीक है, ये इनका नाम लिखा हुआ है, को हराकर देश के 80वें ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया है, निम्नलिखित में से है 80th ग्रैंड मास्टर। ऑप्शन है एम प्राणेश, विघ्नेश एन आर, विशाख एन आर और कौस्तव चटर्जी। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन बी है। ये विघ्नेश एन आर हैं जो देश के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं। ये 24 वर्षीय चेस प्लेयर हैं। ठीक है, इसके साथ इन्होंने क्या किया है, जर्मनी में 24वां नॉर्थ वेस्ट कप 2023 का टाइटल भी इन्होंने जीता हुआ है। ठीक है, बाकी ये विघ्नेश एन आर तो है ही ग्रैंड मास्टर, इनके जो भाई हैं उनका नाम है विशाख एन आर। ठीक है, ये दोनों भाई जो हैं वो ग्रैंड मास्टर हैं। ये 80वें ग्रैंड मास्टर हैं, जबकि इनके भाई जो हैं वो 59वें ग्रैंड मास्टर हैं। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि दो भाई एक साथ जो है वो ग्रैंड मास्टर ग्रुप में चयनित हुए हैं, यानी उन्हें खिताब जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वें विधि आयोग या लॉ कमीशन के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है 12 माह, 18 माह, 24 माह और 30 माह। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये सरकार ने जो है विधि आयोग के कार्यकाल को 18 माह और बढ़ा दिया है। ये जो विधि आयोग है इसका गठन 21 फरवरी 2020 को हुआ था। गठन इनिशियली जो इसका हुआ था वो 3 वर्ष के लिए हुआ था। इसके जो अध्यक्ष हैं वो ऋतुराज अवस्थी जी हैं। ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, रिटायर्ड जज हैं। ठीक है, अब जो 18 माह की वृद्धि की है तो उस 18 माह की वृद्धि के साथ अब इसका कार्यकाल जो खत्म होगा वो 31 अगस्त 2024 तक इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, बाकी इसका जो उद्देश्य है, ऐसे कानूनों की पहचान जो अब प्रासंगिक या रेलिवेंट नहीं है। एक एडिशनल फैक्ट है कि विधि आयोग जो है ये एक कार्यकारी संस्था है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो भारत सरकार के आदेश के अंतर्गत इसका गठन होता है। ठीक है, बाकी आगे चलने से पहले मैं बता दूं, जो भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चंस में जो भी डिटेल्स डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स आप पीडीएफ्स के माध्यम से भी ले सकते हैं। जिस तरह से ये पीडीएफ है इसी तरह की पीडीएफ आपको दे दी जाएंगी। ये बहुत मोबाइल फ्रेंडली है, इनको आप मोबाइल में इजी पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए है तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया हुआ है, ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है संस्थान का। आप टेलीग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू हमें मैसेज करके जो है हमें से कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको हम किस तरीके से आपको ये पीडीएफ मिलेंगी वो सारा आपको वहां से बता देंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ओमान की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज एक अभ्यास है। आपको बताना है ये थल सेनाओं का अभ्यास है, नौसेनाओं का, वायु सेनाओं का या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये भारत और ओमान की वायु सेनाओं के बीच में जो है वो ईस्टर्न ब्रिज नाम से जो है वो अभ्यास होता है। इस वर्ष का जो अभ्यास हुआ है ये जोधपुर में इसका आयोजन हुआ है। ये इसका 6ठा संस्करण है, मतलब 5 बार ये ऑलरेडी हो चुका है। ये 6वीं बार हुआ है। आयोजन जो इसका हुआ था वो 21 से 25 फरवरी 2023 के बीच में हुआ है। इसके अलावा जो है ओमान के साथ भारत के और भी अभ्यास हैं, जिसमें एक अभ्यास का नाम है अल नागाह। ये दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच का है। दूसरा है नसीम अल बहर,
ये दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में होता है। और ईस्टर्न ब्रिज तो हमने इसमें बता ही दिया है, ये वायुसेनाओं का है और ये द्विवार्षिक है, मतलब साल में, मतलब 2 साल में एक बार होता है। ठीक है, ये जो आपको बता रहे हैं, ये बार बार बता रहा हूं मैं आपको कि ये जो युद्ध अभ्यास है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको एटलीस्ट ये तो पता ही हो कि ये युद्ध अभ्यास जो है वो किन दो देशों के बीच में होता है, या दो से अधिक देश हैं तो किन देशों के बीच में होता है, और जो है ये किन सेनाओं के बीच होता है, थल सेनाओं के बीच, नौसेनाओं के बीच, या वायु सेनाओं के बीच। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कनक रेले, जिनका फरवरी 2023 में निधन हुआ है, कला के किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय नृत्य, चित्रकला और वास्तुकला। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका जो है वो सही जवाब है। ये कनक रेले जी जो है ये शास्त्रीय नर्तकी हैं, और ये मोहिनीअट्टम नृत्य की जो विधा है, मोहिनीअट्टम जो केरल का जो है नृत्य है, ये मोहिनीअट्टम में जो है पारंगत थी, और इनको जो है वर्ष 1990 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया है। बाकी इनकी जो मृत्यु हुई है वो 22 फरवरी 2023 को कार्डियक अरेस्ट या हृदयघात से, जिसको हार्ट अटैक भी बोलते हैं आप लोग, उससे इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो सॉरी, इसमें जो 8 संगीत नाटक, जो संगीत नाटक अकादमी है, ठीक है, उसके द्वारा जो मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिनको संगीत नाटक अकादमी ने मान्यता दी है, तो उनकी डिटेल यहाँ पर लगी हुई है। ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ये किस राज्य से संबंधित हैं, और अगर उनसे संबंधित कुछ एडिशनल फैक्टर तो वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर भारत का पहला नाभिकीय संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? ऑप्शन है गोरखपुर, पलवल, बहादुरगढ़ और हिसार। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये गोरखपुर में तो लगाया जा रहा है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का गोरखपुर नहीं है, ये हरियाणा का गोरखपुर है। हरियाणा में एक जिला है फतेहाबाद, उस फतेहाबाद जिले में ये गांव है गोरखपुर। और ये क्वेश्चन डालने का इंटेंट भी यही है कि इसमें मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहीं ये उत्तर प्रदेश वाला गोरखपुर तो नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, स्वदेशी डिजाइन के 700 मेगावाट के 2 रिएक्टर जो है स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो कुल क्षमता है वो 2800 मेगावाट, 2800 मेगावाट क्षमता है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस भारतीय को बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? वीवीआर सुब्रमण्यम, परमेश्वरन अय्यर, राजेश खुल्लर और गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो भारत के कैग भी हैं। ठीक है, भारत के 14वें कैग हैं, 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। इनको आईयूएलओ ने जो अपना बाहरी जो है वो लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। बाकी इनके और भी जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो डिटेल ली हुई है। थोड़ी सी डिटेल हमने दी हुई है आपको आईएलओ के बारे में। इसका गठन जो है वो 11 अप्रैल 1919 को हुआ था, 103 वर्ष पहले। इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और जो इसके अभी महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, वो है गिलबर्ट होंगवो। ठीक है, ये आईएलओ के महानिदेशक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण ने देवरीगढ़ को नया टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। प्रिंसिपल जो अप्रूवल होता है वो हो चुका है। यह बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये जो देवरीगढ़ टाइगर रिजर्व जिसको बनाया जा रहा है, ये उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित है। और ये जो टाइगर रिजर्व की बाउंड्रीज हैं, ये पूर्व और उत्तर में हीराकुंड जलाशय या हीराकुंड बांध जो है, जो बहुत चर्चित बांध है, उस बांध से घिरा हुआ है। एक एडिशनल और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि स्वतंत्रता सेनानी है वीर सुरेंद्र देसाई जी, इन्होंने इसी जंगल के भीतर, ये जो जहां पर ये अभ्यारण्य है, उसी के भीतर 12 पथरा में अपना एक गुप्त ठिकाना बना हुआ था। यहाँ पे अंग्रेजों से बचने के लिए वो यहाँ पर रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को निम्न में कौन सा वर्ष घोषित किया है? ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष, अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष और अंतरराष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में यूएन ने जो है इसको घोषित किया हुआ है। और यूएन ने जो घोषणा की है, ये भारत ने इसके लिए जो है वो भारत ने जो है इसके लिए पहल की थी। ठीक है, ये सॉरी बाजार लिख गया है, ये बाजरा होना चाहिए था।
ठीक, तो भारत के कहने पर ही ये जो है घोषणा हुई है। ठीक, बाकी जो भारत है वो एशिया में जो बाजरा का उत्पादन है उसका 80%, और अगर वैश्विक उत्पादन की बात की जाए तो करीब 20% उत्पादन बाजरे का भारत के भीतर होता है। तो एशिया में जो है वो भारत बाजरे का क्या है, बहुत जो है बड़ा क्या है, उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है जापान, अमेरिका, रूस और इजराइल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, भारत और जापान के बीच का जो है संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है धर्म गार्जियन, जो इस वर्ष हुआ है। ये 17 फरवरी से 12 मार्च तक इसका आयोजन हुआ है। जापान के शिगा प्रांत में इसका आयोजन हुआ है, और ये इस धर्म गार्जियन का क्या था, चौथा संस्करण था। ठीक है, ये धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण था। अगला क्वेश्चन है, हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का खिताब जीतने वाली फिल्म है। ऑप्शंस हैं RRR, कंतारा, छेल्लो शो और द एलिफेंट विस्पर्स। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का जो है अवार्ड RRR ने जीता हुआ है। इस RR को क्या मिला है, बेस्ट एक्शन फिल्म का अवार्ड भी मिला है, बेस्ट स्टंट्स का अवार्ड भी मिला है, और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू सॉन्ग को भी जो है इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला हुआ है। बाकी इस पिक्चर के जो RRR है पिक्चर, इसके निदेशक जो डायरेक्टर हैं SS राजमौली हैं, और जो नाटू नाटू गीत है इसको MM कीरावनी द्वारा संगीतबद्ध या कंपोज किया गया है। चंद्र बोस ने इसके लिरिक्स दिए हैं, राहुल सिपली गुंज और काल भैरव द्वारा इसको रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, ये बहुत चर्चित है। नाटू नाटू सॉन्ग को ऑस्कर भी मिला हुआ था। ये क्वेश्चन भी अभी आपका आगे आएगा, तो ये नाटू नाटू सॉन्ग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी कौन सी है? ऑप्शन है ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पतंजलि, डाबर इंडिया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, डाबर इंडिया जो है वो भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG है। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, ये जितना कचरा, प्लास्टिक का कचरा, प्लास्टिक जितना भी यूज कर रहे हैं उतने ही प्लास्टिक कचरे को ये लोग क्या कर रहे हैं, इकट्ठा करके दोबारा से रिसाइकल कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना इन्होंने लिया है उतना ही ये रिसाइकल करके दोबारा से जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको ये दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, बाकी FMCG जो है इसका फुल फॉर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, ये FMCG का फुल फॉर्म है। फिर से आपको बता दूं, अगर आपको ये जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये आपको PDF फॉर्म में चाहिए हैं, तो ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप का डिटेल्स है, आप हमें मैसेज करके वहां से हमें मैसेज कीजिएगा, और आपको जिस भी तरीके से ये PDFs मिलेंगी वो सारा वहां से आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट फ्लैग, अभ्यास का नाम है डेजर्ट फ्लैग, का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन है फ्रांस, कुवैत, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये डेजर्ट फ्लैग जो है वो संयुक्त अरब अमीरात में अल दहफरा जो है हवाई अड्डा है, अल दहफारा हवाई अड्डा, वहां पर इसका आयोजन हुआ है। ये 8वां संस्करण है, 27 फरवरी से 17 मार्च तक के बीच में, और ये वायु सेनाओं का सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि डेजर्ट फ्लैग जो है वो इसमें कौन सी सेनाएं जो है, विभिन्न देशों की कौन सी सेनाएं इसमें भाग लेती हैं? तो देशों की वायु सेनाएं इसमें भाग लेती हैं। इसमें जिन जिन देशों की वायु सेनाओं ने भाग लिया है नाम लिखा हुआ है, फ्रांस, कुवैत, बहरीन आदि ये नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान रहा है 41वां, 42वां, 43वां और 44वां। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स या IP इंडेक्स जो है इसमें भारत का 2023 में 42वां स्थान रहा है। ठीक है, ये जो इंडेक्स है वो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है, US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का, उनके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें क्या है, विश्व की 55 जो है महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके आधार पर ये जो है सूचकांक जारी किया जाता है। भारत ने क्या किया है, इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में एक स्थान का सुधार किया है, जबकि IP इंडेक्स में शीर्ष पर जो है वो USA या संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसमें प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, E&Y एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 खिताब किसने जीता है?
ऑप्शन है फाल्गुनी नायर, उदय कोटक, सज्जन जिंदल और किरण मजूमदार शॉ। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ठीक है, ये जो सज्जन जिंदल जी हैं, इन्होंने वर्ष 2022 के लिए E&Y एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता हुआ है। ये अवार्ड इनको 23 फरवरी को दिया गया है। ये जो सज्जन जिंदल जी हैं, ये JSW ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। ठीक है, इनको मैन ऑफ स्टील उपनाम से जाना जाता है। इसके अलावा विश्व इस्पात संघ जो है, वर्ल्ड स्टील ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके ये अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, इसके अलावा केपी सिंह जी जो हैं, जो DLF ग्रुप के एमिरेट्स चेयरमैन जो हैं, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, तो 2 पुरस्कार मिले हैं सज्जन जिंदल जी को और केपी सिंह जी को। अगला क्वेश्चन, 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शंस हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कलियन एम्बाप्पे, करीम बेंजेमा और लियोनस मेसी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये लियोनस मेसी ने वर्ष 2022 के फीफा के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता है। इसके बाद ये लिस्ट है फीफा में जितने भी पुरुष अवार्ड मिले हैं। फीफा में जो विजेता टीम है अर्जेंटीना है। पुरुष खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ लियोनस मेसी, महिला एलेक्सिया पोटेलियस, ठीक है पोटेलस, उसके बाद से गोलकीपर एमलियानो मार्टिनेज, महिला गोलकीपर मैरी इरप्स और गोल्डन बूट जो मिला हुआ है किलियन एम्बाप्पे को। ठीक है, इन्होंने सबसे ज्यादा 8 गोल किए हुए हैं। ठीक है, बाकी 2022 फीफा वर्ल्ड कप के बारे में कुछ और जानकारी, इसका आयोजन जो है कतर में, शुभंकर जो रहा है इसका नाम है लाइव। ठीक है, इसको बोलते हैं सुपर स्किल्ड प्लेयर। लाइव का जो अरेबिक वर्ड है लाइव, इसको बोलते हैं सुपर स्किल्ड प्लेयर। ठीक है, और इसमें कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया है। इसके अलावा फीफा में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले जो हैं वो पर्सन है लियोनस मेसी, इन्होंने 26 मैच खेले हैं, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। अगला जो फीफा है 2026 में होगा, जो कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स, इन तीनों द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाना है। ठीक है, इसके अलावा फीफा विश्व कप में 2 बार गोल्डन बॉल अवार्ड लियोनस मेसी को और सर्वाधिक 5 बार फीफा विश्व कप विजेता टीम जो है वो ब्राजील है। तो इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए एडिशनल डिटेल्स हमने दी हुई है। ये सारी डिटेल्स आप PDF फॉर्म में हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय प्रोफेसर को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? रामेश्वरम राय, सीतारमण सिंह, हरि बालाकृष्णन और गोपीनाथ अय्यर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये भारतीय प्रोफेसर हरि बालाकृष्णन जी जो हैं, इनको वर्ष 2023 के मार्केनी पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये क्या दिया जाता है? मार्केनी पुरस्कार जो दिया जाता है वो कंप्यूटर वैज्ञानिकों को दिए जाने वाला ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है। क्यों दिया जाता है? उन्नत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से डिजिटल समावेशन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। तो मार्केनी फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाने वाला पुरस्कार जो है, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो किसको मिला है, और दूसरा ये भी बन जाता है कि मार्केनी पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कंप्यूटर वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में अनुमोदित दिबांग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। अरुणाचल प्रदेश में ये दिबांग परियोजना जो है वो स्थापित की जा रही है। थोड़ा सा आप लोग अगर कनेक्ट कर पाए तो अरुणाचल प्रदेश में 2 नदियां निकलती हैं, दिहांग और देवांग। ठीक है, तो ये देवांग वही नदी है। ठीक है, और ये जो परियोजना है ये भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी, जिसकी क्षमता है 2880 मेगावाट। ठीक है, इसको NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है और टारगेट है इसको 9 वर्ष में पूरा करने का। अगला क्वेश्चन है, पहली बार किस राज्य के एक मंदिर में अनुष्ठान करने के लिए रोबोट हाथी का उपयोग किया गया है? असली हाथी की जगह पे रोबोटिक एलिफेंट का यूज किया गया है। ऑप्शन है कर्नाटक, उड़ीसा, केरल और तमिलनाडु। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये केरल राज्य में जो है, केरल राज्य के त्रिशूर जिले में श्री कृष्ण मंदिर है, उस मंदिर में अनुष्ठान करने के लिए रोबोटिक हाथी का जो है वो यूज किया गया है। एक्चुअल में ये जो हाथी है ये पेटा, जिसका फुल फॉर्म है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये पेटा द्वारा ये दान किया गया है। क्योंकि जो है दक्षिण भारत में बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर अनुष्ठानों के लिए क्या किया जाता है, हाथियों का
प्रयोग किया जाता है। और कई बार ये ऐसी बातें सामने आती हैं जिसमें ये आक्षेप लगते हैं कि यहाँ पर हाथियों के साथ क्या हो रहा है, गलत तरीके से इनके साथ व्यवहार हो रहा है। ठीक है, तो ये उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो है परियोजना चलाई जा रही है, रोबोटिक हाथी जो है यूज किए जा रहे हैं। ये जो हाथी यूज हुआ है इसका नाम जो है रखा गया है इरिंज इरिंजा दपपल्ली रमन, इसका जो है वो नाम रखा गया है। ठीक है, और जो समारोह आयोजित किया गया था उसका नाम है नादिया रुथल। ठीक है, ये नादिया रुथल जो है समारोह आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप या मठ की खोज की है। यह स्तूप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये उड़ीसा में जो जाजपुर जिला है, उड़ीसा का जाजपुर जिले में गांव है सुखुआपाड़ा। सुखुआपाड़ा के गांव में परभाड़ी में क्या किया गया है, खोंडा लाइट खनन स्थल पर ये जो है स्थल खोजा गया है। ठीक है, ये जो मठ है ये भौमकारा राजवंश के समय का है। ठीक है, जो 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में क्या करते थे, शासन करते थे। उनके राज्य का नाम जो था वो तोशल था, और वर्तमान में जो क्या है ये उड़ीसा के कुछ स्थानों में इनके राज्य में शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल में पैन अमेरिका व्लादिमीर नाबोकोव अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर 2023 पुरस्कार से किस भारतीय साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? ठीक है, ऑप्शंस हैं भगवंत अनमोल, दया प्रकाश सिंह, विनोद शुक्ला और कुमार विजय शुक्ला। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये भारतीय साहित्यकार हैं विनोद शुक्ला जी। ठीक है, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हिंदी के कवि हैं। ठीक है, उसके बाद से इन्होंने कहानियां भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हुए हैं। ये रायपुर के निवासी हैं। ठीक है, उनके जो है विश्व साहित्य जगत में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार उनको दिया गया है। बाकी डिटेल लिखी हुई है वो आप, एज मैंने बताया आपको पहले, कि आप PDF यहाँ से टेलीग्राम व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट करके ले लीजिएगा, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी साझेदारी के रूप में किस देश के 2 शीर्ष विश्वविद्यालय जल्द ही भारत में अपना कैंपस खोलेंगे? ऑप्शन है अमेरिका, न्यूजीलैंड, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ऑस्ट्रेलिया के 2 संस्थान हैं, एक तो है डेक्कन यूनिवर्सिटी या डेक्कन विश्वविद्यालय, और वोलोगोंग यूनिवर्सिटी या वोलोगोंग विश्वविद्यालय। ये 2 विश्वविद्यालय जो है वो भारत में अपना कैंपस या परिसर खोलने वाले हैं। कैंपस ये अपना क्या करेंगे, गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है उस गिफ्ट सिटी में इनका कैंपस खोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच एशिया की सबसे लंबी अल्ट्रा साइकिल रेस की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 3651 किलोमीटर, 3641, 3671 और 3681 किलोमीटर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये जो अल्ट्रा साइकिल रेस है इसकी कुल लंबाई जो होगी वो 3651 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई होगी। ये श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम से जो है ये रेस स्टार्ट हुई और ये कन्याकुमारी तक गई। ठीक है, इसको जो है नाम दिया गया रेस अक्रॉस इंडिया या रेन, इसको नाम दिया गया। अल्ट्रा साइकिलिंग रेस किसको बोलते हैं? वो रेस है जिसमें 200 किलोमीटर या उससे अधिक लंबी दौड़ शामिल होती है। ठीक है, बाकी इसमें एक और एडिशनल फैक्ट है कि भारत के खिलाड़ी हैं अमित समर्थ। ये 3000 किलोमीटर की रेस अक्रॉस अमेरिका और 9000 किलोमीटर की रेस ट्रांस साइबेरियन रेस को पूरा कर चुके हैं। ठीक है, अमित समर्थ जी जो है इसको पूरा कर चुके हैं। अगला है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विभाग को उड़ीसा के किस जिले में स्वर्ण भंडार मिले हैं, गोल्ड रिजर्व मिले हैं? ऑप्शन है देवगढ़, क्योंझर, मयूरभंज और उपरोक्त सभी। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये उपरोक्त तीनों स्थानों पर, देवगढ़ में, क्योंझर में और मयूरभंज में जो है इनको स्वर्ण भंडार मिले हुए हैं। क्योंझर और मयूरभंज में 4 स्थानों पर, जबकि देवगढ़ में 1 स्थान पर। ठीक है, बाकी भारत में वर्तमान में जो स्वर्ण खदानों का संचालन हो रहा है वो हट्टी और ऊटी कर्नाटक और हीरा बुदनी झारखंड में जो है इसका अभी खनन हो रहा है। और भारत का जो 88% स्वर्ण भंडार है या गोल्ड रिजर्व है वो अकेले कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय 3 राज्यों में विधानसभा की सीटों का सही क्रम। ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है बिकॉज तीनों राज्यों में जो है वो इसी वर्ष विधानसभा चुनाव हुए थे।
ठीक है, इस वजह से ये क्वेश्चन डाला गया है। ऑप्शन है 60 50 55, 60 54 58, 60 60 60 और 62 65 और 63। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, इन तीनों राज्यों में जो है वो विधानसभा में 60 60 60 सीटें हैं। बाकी ये जो चुनाव रहे हैं, चुनाव के जो रिजल्ट हैं वो लिखे हुए हैं इसमें, वो आप यहाँ से पीडीएफ लेके देख सकते हैं। ठीक है, और भी एडिशनल फैक्ट है कि नागालैंड में पहली बार 2 महिला विधायक चुनी गई हैं। एक है हेकानी जाखलू और दूसरी हैं सलहोतनो क्रूसे। ठीक, तो ये सारी डिटेल आप पीडीएफ से ले लीजिए। अगला है अदानी समूह या अदानी ग्रुप पर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच और भारतीय निवेशकों के हित सुरक्षित रखने के लिए बनी विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन है ओपी भट्ट, जस्टिस जेपी देवघर, अभय मनोहर सप्रे और केवी कामत। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये अभय मनोहर सप्रे जी जो हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। ये जो है इस विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष। ये 6 सदस्यीय समिति है। इसके जो सदस्यों के नाम है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने टेली लॉ के माध्यम से देश में प्री लिटिगेशन मैकेनिज्म को मजबूत करने के लिए कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन है न्याय बंधु कार्यक्रम, दिशा कार्यक्रम, न्याय कार्यक्रम और कानूनी मदद कार्यक्रम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये दिशा कार्यक्रम नाम से एक जो है वो विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा क्या है पहले स्थापित की गई है। ये दिशा कार्यक्रम है, इसका फुल फॉर्म है डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। ठीक है, और ये जो कार्यक्रम है वो 2021 से 26 तक 2.5 लाख पंचायतों तक विस्तारित किया जाएगा। टेली लॉ कार्यक्रम क्या है उसकी डिटेल लिखी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है विश्व वन्य जीव दिवस 2023 की थीम क्या है? ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी, वन्य जीव संरक्षण और भागीदारी को सुनिश्चित करना, वन्य जीव संरक्षण बेहतर भविष्य के लिए, वन्य जीव संरक्षण एक वैश्विक पहल। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से भी डिजाइन किया गया है क्योंकि कई बार क्या है किस दिवस की क्या थीम है, क्या विषय अगर चर्चित है, और ये विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो बहुत चर्चित है बिकॉज जो है पूरा वर्ल्ड जो है इस टाइम पे वाइल्ड लाइफ को लेकर कंसर्न है, और जिस तरह से उनकी संख्या जो है वो घट रही है उसको देखते हुए क्या है लोग बहुत ही इसके लिए कंसर्न है, तो इसलिए क्वेश्चन डाला गया है, इसी वजह से इसकी थीम पूछी गई है। बाकी विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और थोड़ी सी डिटेल है वो आप इसमें से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला व्यवसाय और कानून 2023 रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, विश्व बैंक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह की जो भी रिपोर्टें आती हैं तो आप लोग याद रखिए कि वो रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की गई है। कई बार ये भी जो है वो कमीशन पूछ लेता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि रिपोर्ट कौन जारी करता है। ठीक है, ये रिपोर्ट की जो प्रमुख बातें हैं वो ये प्रमुख बातों में क्या है जो है इसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस आदि ने सूचकांक में 100 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि भारत का स्कोर क्या है 74.4 है। एडिशनल फैक्ट ये है कि बताया गया रिपोर्ट में कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को औसतन 77% कानूनी अधिकार ही प्राप्त है। ठीक है, अगर पुरुष को 100 अधिकार हैं तो महिला को केवल 77 अधिकार दिए गए। नेक्स्ट है देश का पहला बांस से बना क्रैश बैरियर हाल ही में बानी बरेरा हाईवे पर लगाया गया है। यह हाईवे स्थित है। क्रैश बैरियर वो होते हैं आप लोग देखे होंगे हाईवे में किनारे किनारे दोनों तरफ क्या है स्टील की एक रेलिंग लगी होती है। ठीक है, ताकि आपकी गाड़ी अगर क्रैश होती है तो सड़क से नीचे ना उतर जाए, उनको क्रैश बैरियर बोलते हैं। तो अभी सरकार ने क्या किया है बांस से बना हुआ क्रैश बैरियर लगाया है बानी बरोरा हाईवे पे। आपको बताना है ये हाईवे कहाँ है। सौराष्ट्र महाराष्ट्र में, विदर्भ महाराष्ट्र में, अलंग गुजरात में और सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये विदर्भ महाराष्ट्र में ये जो है बैरियर लगाया गया है। ये करीब 200 मीटर लंबा बैरियर है और इसका नाम जो है वो बाहुबली है। दुनिया में ये पहली तरह का इस तरह का प्रयोग है जिसमें बांस को बैरियर की तरह यूज किया है। बांस की जो प्रजाति है
बाम्बुसा वाल्कोआ इस प्रजाति का इसमें उपयोग किया गया है। ठीक है, बाकी इसका महत्व ये है कि इसकी जो है रिसाइकलिंग कॉस्ट जो है वो काफी कम है, रख रखाव आसान है, बांस है चूंकि तो इसको पानी से ये जंग लगने वाला खतरा इसको इतना अधिक नहीं है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है बिकॉज अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी ने, उन्होंने स्पेशली इसका जिक्र उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया हुआ है। ठीक है, तो जब सरकार खुद से इन चीजों को बता रही है तो ये क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व विभाग ने हरियाणा के किस जिले में महाभारत कालीन अवशेष मिलने की पुष्टि की है? सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र और पलवल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, हरियाणा के पलवल में अभी क्या है, हरियाणा के पलवल जिले में मानपुर गांव है, मानपुर गांव के जंगलों में एक कशोरिया खेड़ा टीला है, उस टीले पर ये अवशेष मिले हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर 3000 साल पुराने मिट्टी के बने 3 कच्चे मकानों के भी अवशेष मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें बहुत सारी क्या है, मिट्टी की मोहरें, चूड़ियां, मूर्तियां और मिट्टी के मनके आदि भी मिले हुए हैं। ठीक है, इनमें संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ कुछ इनमें संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, तो माना जा रहा है ये करीब 2000 वर्ष पुराने ये भी अवशेष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास शिन्यू मैत्री किन देशों का सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन है भारत जापान, भारत फ्रांस, भारत ओमान और भारत अमेरिका। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये शिन्यू मैत्री जो है वो भारत और जापान का क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दोनों देशों की वायु सेनाएं जो है इसमें भाग लेती हैं। इस वर्ष इसका आयोजन 1 मार्च से 2 मार्च के बीच में हुआ है। इसके अलावा क्या है, एक धर्म गार्जियन जो प्रशिक्षण अभ्यास था, उसी प्रशिक्षण अभ्यास के साथ साथ इस अभ्यास का भी आयोजन हुआ है। धर्म गार्जियन जो है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है, ये कहाँ पे हुआ है। और दूसरा जो सैन्य अभ्यास है एक, जिसको जिमेक्स बोलते हैं, उसके बारे में भी लिखा है। ये इसमें भारत और जापान दोनों देशों की नौसेनाएं इसमें भाग लेती हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि युद्ध अभ्यास में एक तो कहाँ आयोजन हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से देशों के बीच में आयोजित होता है ये इंपॉर्टेंट है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कौन सी सेनाएं भाग लेती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से जो है वो सैन्य अभ्यास के बारे में है। फ्रिंजेक्स एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत और फ्रांस, भारत और जापान, भारत और रूस, भारत और अमेरिका। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, भारत और फ्रांस की थल सेनाओं के बीच में। ठीक है, ये अभ्यास जो है वो दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस वर्ष इसका आयोजन जो हुआ है तिरुवनंतपुरम केरला में आयोजन हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच जो है और भी सैन्य अभ्यास है, जिसमें वरुण है जो क्या है नौसेनाओं का। इसको आप याद रखने का ये तरीका है, वरुण जो है वो पानी का भी क्या है पर्यायवाची है। ठीक है, आपका जो वरुण पानी का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये नौसेनाओं का हो गया। उसके बाद गरुण जो है, गरुण पक्षी है जो उड़ता है, तो ये वायु सेनाओं का हो गया। और शक्ति जो है ये दोनों देशों की थल सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस वर्ष 2023 में कब मनाया गया है? ऑप्शन है 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च और 7 मार्च। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये 5 मार्च को पहली दफा क्या है निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए पहले अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, ये इस दिन को मनाने का रीजन ये है क्योंकि 5 मार्च 1970 को ही परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि, जिसको एनपीटी बोलते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये एनपीटी ट्रीटी जो है वो लागू हुई थी। ये ट्रीटी अपने आप में महत्वपूर्ण है, स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन है, पेट क्वेश्चन है कि जो है एनपीटी कब लागू हुई थी, तो 5 मार्च 1970 को लागू हुई थी। और चूंकि ये दिवस आ गया है तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। नेक्स्ट है, कर्नाटक ने 54 साल बाद मेघालय को हराकर संतोष ट्रॉफी जीती है। यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और शतरंज। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। बाकी आपको ये तो देख लिया आपने कि कर्नाटक ने मेघालय को हराया है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके जो मैच हुए हैं, फाइनल मैच हुए हैं, ये सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में जो है वो आयोजित हुए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि संतोष ट्रॉफी के जो मैच हैं
ठीक है, जिसमें सेमीफाइनल और फाइनल शामिल है, ये क्या हुए हैं, भारत के बाहर या उपमहाद्वीप के बाहर खेले गए हैं। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन आए, ऐसे पूछा जाए कि संतोष ट्रॉफी को किसने जीता है, तो आपको पता है कर्नाटक ने जीता है। ठीक है, किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। इसके फाइनल कहाँ आयोजित हुए, तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग फाहद इंटरनेशनल स्टेडियम। ठीक है, नेक्स्ट है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, इलेक्शन डेमोक्रेसी इंडेक्स ईडीआई 2023 में भारत का स्थान है 107, 108, 109 और 110। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, भारत को इसमें इंडेक्स में 108वां स्थान जो है वो मिला हुआ है। ये जो रिपोर्ट बनाया हुआ है, इंडेक्स बनाया है, ये वीडेम या वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट के थ्रू आई है। ठीक है, जबकि भारत 2022 में क्या था, ईडीआई में 100वें स्थान पर था, इस वर्ष 108वें स्थान पर है। बाकी रिपोर्ट में क्या किया गया है, भारत को शीर्ष 10 निरंकुश देशों में से एक के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स भी आया है, जिसमें भारत को 97वां स्थान दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर कितनी हो गई है, पर कैपिटा जो इनकम है भारत में कितनी हो गई वो बताना है। ऑप्शंस है 1.52 लाख, 1.62 लाख, 1.72 लाख और 1.82 लाख। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, जो भारत में 2022-23 में पर कैपिटा इनकम जो है बढ़ के 1.72 लाख जो है वो हो गई है, प्रति वर्ष 1.72 लाख हो गई है, जो 2014-15 के स्तर से वर्तमान मूल्य के लिहाज से दोगुनी हो गई है। ठीक है, जितना 2014-15 में था उससे दुगनी हो गई है। ठीक है, 2014-15 में 86,647 थी। ठीक है, अब ये क्या है, 1.72 लाख हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है, मीराबाई चानू, पीवी संधू, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, मीराबाई चानू जो है, इनको क्या है लगातार दूसरी बार, ठीक है, सेकेंड टाइम जो है इनको बीसीसीआई जो है वो बीसीसीआई इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनको जीता हुआ है, और ये ऐसा करने वाली पहली व्यक्ति है। ठीक है, जो इनको लगातार दूसरी बार ये मिला हुआ है। इनके अचीवमेंट्स के बारे में लिखा है, इन्होंने ओलंपिक में 2021 में 49 किलोग्राम भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए पहला रजत पदक या सिल्वर मेडल इन्होंने जीता हुआ था। ठीक है, इसके अलावा बीबीसी द्वारा क्या है अन्य अवार्ड दिए हुए हैं, उनकी डिटेल्स हैं, पैरा स्पोर्ट्स वुमेन, इमर्जिंग प्लेयर, लाइफ टाइम अचीवमेंट और चेंज मेकर ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये अवार्ड, ये नाम और ये खेल, ठीक, ये सारी डिटेल्स आप क्या करिए, टेलीग्राम पे हमें पिंग कीजिएगा, व्हाट्सएप पे हमें पिंग कीजिएगा, वहां से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको एज इट इज मिल जाएंगी। नेक्स्ट है, जनता के बीच डिजिटल भुगतान को लोकप्रिय बनाने के लिए हर भुगतान डिजिटल, ठीक है, एवरी पेमेंट डिजिटल मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, वित्त मंत्रालय, केंद्र सरकार, आरबीआई और नीति आयोग। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो है ये हर भुगतान डिजिटल मिशन जो है शुरू किया गया है। डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह जो है 6 से 12 मार्च के बीच में मनाया गया। ठीक है, उसके अवसर पर ये जो है मिशन स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा क्या है, रिजर्व बैंक क्या है 75 डिजिटल गांव कार्यक्रम भी लॉन्च करने वाला है आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्तीय सुरक्षा के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत यूनाइटेड नेशंस वुमेन इंडिया द्वारा शुरू किया गया नया कार्यक्रम है। ऑप्शंस है फिन स्ट्रेंथ, फिन डेवलपमेंट, फिन वुमेन, फिन एम्पावर। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये फिन एम्पावर करके एक नया कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट किया हुआ है संयुक्त राष्ट्र महिला भारत और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा ये किया गया है। और ये जो कार्यक्रम आयोजन हुआ है, ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को जो है जो 8 मार्च को मनाया जाता है, उस दिन ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बड़ी बिल्लियों बिग कैट्स, ठीक है, जो बिल्लियों की बड़ी प्रजाति हैं बिग कैट्स, उनकी रक्षा के लिए एक मेगा वैश्विक गठबंधन शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अंतर्गत कितनी धनराशि के साथ 5 वर्षों में समर्थन करने का आश्वासन दिया है? ठीक है, ऑप्शन है यूएसडी 150 मिलियन, यूएसडी मतलब यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, ठीक है, यूएसडी 200 मिलियन, यूएसडी 100 मिलियन और यूएसडी 250 मिलियन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ क्या है, ये भारत ने जो है इसका प्रस्ताव दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है, जो 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियां हैं, ठीक है, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता हैं, इनके संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए जो है वो है अलायंस बनाने की बात की गई है। ये क्या है, इसमें 97 रेंज देश हैं, जिन देशों में इन बिल्लियों के क्या है प्राकृतिक आवास हैं, उन देशों के लिए इसकी सदस्यता खुली हुई है। ठीक है, और ये जो भारत का जो प्रपोजल है, भारत ने पिछले साल नामीबिया से कुछ चीते मंगाए थे, चीते आए हैं, उनके आगमन से ये प्रेरित है। ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो संरचना है, वो उसकी संरचना ये है कि इसकी एक महासभा होगी, एक परिषद होगी, एक सचिवालय हो गया, ठीक है, और इसके महासचिव किस तरह से नियुक्त किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एक लिस्ट हमने लगाई हुई है जिसमें 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियां कौन कौन सी हैं, भारत में कौन कौन सी पाई जाती हैं। ठीक है, बाकी ये जो है इनके बारे में थोड़ी सी और डिटेल है, एशियाई शेर के बारे में, हिम तेंदुआ के बारे में और चीता के बारे में कुछ एडिशनल डिटेल्स लिखी हुई है। सारा आप पीडीएफ लेके वहां से देख लीजिएगा, इनको डिस्कस करके वीडियो बड़ा नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जो है, जो क्या है, जो फॉरवर्ड लड़ाकू यूनिट है उसकी जो है कमान संभालने वाली। ऑप्शन है सालेजा धामी, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और शिवांगी सिंह। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये सालेजा धामी जी जो हैं, ये कैप्टन है, ग्रुप कैप्टन सालेजा धामी। ये क्या करेंगी, भारतीय वायुसेना की मिसाइल स्क्वाड्रन की जो वेस्टर्न एरिया है, इनका वेस्टर्न रीजन है या वेस्टर्न कमांड है, उसकी मिसाइल स्क्वाड्रन की ये कमान संभालेंगी। ये वायु सैनिक हैं, ठीक है, इन्होंने वर्ष 2003 में एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन किया हुआ था, और ये दर्जा प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास ट्रोपेक्स कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन है हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और गल्फ रीजन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये ट्रोपेक्स जो युद्ध अभ्यास है, ये क्या किया गया है, अरब सागर में आयोजित किया गया है। ये करीब 4 माह तक ये है अभ्यास चला हुआ है, जिसमें भारतीय थल सेना, वायुसेना और तटरक्षक बलों ने संयुक्त रूप से इसमें भागीदारी हुई है। ठीक है, और ये जो ट्रोपेक्स, इसका पूरा फुल फॉर्म है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। ठीक है, ये इसका जो है ट्रोपेक्स का फुल फॉर्म है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की 18वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? ठीक है, ऑप्शन है भारत, चीन, मंगोलिया और ईरान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस बैठक की मेजबानी की है। ये क्वेश्चन इसलिए भी ऐड किया है ताकि आपको थोड़ा सा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या एससीओ के बारे में जानकारी दे दें। इसका गठन जो है वो 1996 में शंघाई 5 के रूप में हुआ था, जिसमें ये 5 देश शामिल थे। वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें शामिल होता है, जिसके बाद इसका नाम जो है वो शंघाई 5 से बदलकर एससीओ रख दिया जाता है। भारत और पाकिस्तान इसके वर्ष 2017 में सदस्य बनते हैं। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या, कौन से देशों का पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है और कौन से देश जो है वो डायलॉग पार्टनर हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये सारी आप पीडीएफ से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 2022 में अंतरिक्ष गतिविधियों में निवेश करने के मामले में शीर्ष राष्ट्रों की रैंकिंग में भारत किस पायदान पर है? स्पेस में जो एक्टिविटीज है उसमें इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत की रैंकिंग आपको बतानी है। 7वें स्थान पर, 8वें स्थान पर, तीसरे स्थान पर और दूसरे स्थान पर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, भारत जो है इसमें 7वें स्थान पर रहा है। ये जो रिपोर्ट है ये यूरो कंसल्ट द्वारा जो है ये जारी की गई है। ठीक है, जिसमें भारत जो है वो 7वें स्थान पर, जबकि अमेरिका क्या है, सबसे अधिक इसका इन्वेस्टमेंट है और ये
पहले स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट है H3N2 वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ये वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस या तो बीमारी के लिए आते हैं या तो आते हैं कि ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है ये किस अंग को प्रभावित करता है। हृदय को, तंत्रिका तंत्र को, श्वसन तंत्र को और वृक्क को। वृक्क किडनी को बोलते हैं। ठीक है, किडनी को। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको टारगेट करता है। ये एक्चुअल में इन्फ्लुएंजा ए का ही एक सब टाइप है, उप प्रकार है। और जिस तरह से इन्फ्लुएंजा ए के लक्षण होते हैं उसी तरह के लक्षण है खांसी, बुखार, शरीर और सिर में दर्द और गले में खराश, ये इसके लक्षण हैं। ठीक है, बाकी ये जो है जब आप छींकते हैं, खांसते हैं या बात करते हैं तो आपके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं उस ड्रॉपलेट्स के माध्यम से ये दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या कर सकता है, पक्षियों और स्तनधारियों को भी संक्रमित कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2008 के वित्तीय संकट फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अमेरिका का दिवालिया होने वाला सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। ऑप्शन है बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप, जेपी मॉर्गन चेज और सिलिकॉन वैली बैंक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक है। ये 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद क्रैश होने वाला या दिवालिया घोषित होने वाला, बैंकरप्ट होने वाला जो बैंक है ये सिलिकॉन वैली बैंक है। ठीक है, ये क्या करता था, दुनिया भर के जो स्टार्टअप्स हैं उनको फंडिंग देता था। बाकी यहाँ पर सरप्राइजिंग बात ये है कि फोर्ब्स ने अभी 2023 की जो सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची जारी की थी उसमें इसको 20वें स्थान पर रखा गया था। ठीक है, 2023 में ही ये दिवालिया हुआ, जबकि 2023 में ही इसको सर्वश्रेष्ठ, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 20 बैंकों की सूची में रखा गया। और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडीज, जो भारत की रेटिंग के साथ लगातार छेड़छाड़ करता रहता है, उसने 3 दिन पहले इसकी रेटिंग क्या थी, A1 दी हुई थी। ठीक है, जो बहुत विश्वसनीय रेटिंग है। ठीक, तो जब आप इस तरह की रेटिंग दे रहे हो, इस तरह से इसका स्टेटस कोट कर रहे हो और अगले ही कुछ दिनों में वो बैंक जो है वो दिवालिया घोषित हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका रेटिंग सिस्टम जो है, कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो डाउट में आ जाती है। भारत भी इस तरह के जो है आरोप इन पर लगाता रहा है, या आरोप नहीं कहेंगे, भारत इस तरह की स्टेटमेंट देता रहा है कि ये रेटिंग एजेंसियां जो हैं वो इम्पार्शियल तरह से काम नहीं करती हैं। ये जो है कई सारे फैक्टर्स के प्रेशर में काम करती हैं और भारत की रैंकिंग को क्या करती हैं, ये स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन इनका नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट है भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल की शुरुआत किस राज्य ने, किस शहर ने की है। नागपुर, बेंगलोर, अहमदाबाद और जयपुर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। नागपुर ने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक जो है वो स्टार्ट किया था, जिसके तहत इन्होंने क्या किया था कि किसी भी ट्रैफिक लाइट पर या शहर के किसी भी हिस्से में भिखारी आपको नहीं मिलेंगे जो आपको भीख मांगते हुए दिख जाएं। ठीक है, हाँ, इन्होंने उसके बाद क्या हुआ था कि जो निराश्रय लोग हैं उनके लिए आश्रय स्थलों की जो इन्होंने ठहरने के लिए व्यवस्था की थी। ठीक है, बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर बात की जाए भारत में भिखारियों की संख्या की, तो सबसे ज्यादा संख्या कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, नेक्स्ट है अति वरिष्ठ नागरिकों, सुपर सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांगों के लिए वोट फ्रॉम होम सुविधा का किस विधानसभा चुनाव में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये इस वर्ष जो कर्नाटक चुनाव हुए हैं उस चुनाव में जो है वो 80 साल या उससे अधिक उम्र के जो वरिष्ठ हैं या दिव्यांग नागरिक हैं उनको वोट फ्रॉम होम की सुविधा दी गई थी, जो क्या है फॉर्म 12D के माध्यम से ये सुविधा दी गई थी। इसके अलावा एक सक्षम करके मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू की गई थी इसी वोटिंग के लिए। थोड़ी सी डिटेल इसमें भारतीय चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी है। ये एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका जिक्र जो है संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में मिलता है। वर्तमान में 3 सदस्य हैं, एक जो है चीफ होते हैं और 2 और सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में कौन सी घटना प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं है। ऑप्शन है चक्रवात, सूखा, शीतलहर और आकाशीय बिजली। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये आकाशीय बिजली है, लाइटनिंग है, जिसको थंडर स्टॉर्म भी आप बोलते हो। ठीक है, उसको क्या किया गया है, प्राकृतिक आपदा के रूप में शामिल नहीं किया गया। इस क्वेश्चन को यहाँ लिखने का उद्देश्य ये है कि अभी क्या है,
संसद में मांग उठी थी कि आकाशीय बिजली को या थंडर स्टॉर्म्स को भी क्या किया जाए, प्राकृतिक आपदा के रूप में इसको मान्यता दी जाए, ताकि जो डेटा है जिसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि प्रतिवर्ष करीब 2500 लोग जो हैं इनकी मृत्यु आकाशीय बिजली से होती है। तो ऐसे प्रभावित लोगों को, उनके परिवारों को, उनके आश्रितों को क्या है, उस जो राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष है उस कोष के माध्यम से उनको क्या किया जाए, कंपनसेशन दिया जा सके, आर्थिक सहायता दी जा सके। ठीक है, बाकी जो यही है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड जो है, उसमें कौन कौन सी आपदाओं को प्राकृतिक आपदा के रूप में शामिल किया गया है, वो सारी यहाँ पर डिटेल्स दी हुई हैं। ये डिटेल आप में टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू अप्रोच कर लीजिएगा, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे, उन पीडीएफ में ये डिटेल रहेंगी। ठीक है, तो इसके साथ जो है करंट अफेयर सीरीज का ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। हमने आपको 100 क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं। इसी तरह के आगे आगे पार्ट जो है आते रहेंगे। ये आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, तैयारी के लिए आपके जो है वो हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, प्लीज हमें ये लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम भी मोटिवेट हों और आपको और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, और इनको टाइमली आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशंस भी ओपन कर लें, ताकि आपको टाइमली जो है इनके बारे में पता चलता रहे। बाकी इन दो परीक्षाओं के लिए जल्द ही जो है वो जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन के वीडियोस भी आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है लगातार हमसे जुड़े रहें। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।